यहाँ तक कि उसी मुखबिर ने बोलते हुए मंसूर बिन अहमद को चौंका दिया। कहने लगा, अमीर, अलबेरा शहर में मंगोलों का लश्कर है, उस पर हमलावर होने और अपनी कामयाबी का दर खोलने के लिए एक बेहतरीन मौका भी है। मुखबिर के इन अल्फाज पर मंसूर बिन अहमद चौंका था। कहने लगा, कैसा सुनहरी मौका? मुखबिर फिर बोला और कह रहा था, अमीर, बात यह है कि अलबीरा में जो मंगोलों का हाकिम है, उसके कहने पर हफ्ते में एक दफा मंगोल अलबीरा शहर से बाहर कार्रवाई करते हैं। दरअसल अलबीरा के मंगोल सालार ने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक हिस्सा अपने पास रखता है और दूसरे हिस्से को हर हफ्ते अलबीरा शहर से निकालता है, ताकि वो दूर और नजदीक मुसलमानों की बस्तियों पर हमला आवर होकर अपने लिए जरूरियात का सामान और दूसरी चीजें हासिल करें। अब परसों उनका इरादा यही है कि लूट मार करने बाहर निकलें। और अगर आप यहाँ तक मुखबिर कहने पाया था कि मंसूर बिन अहमद बोल उठा और बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, जो कुछ तुम कहना चाहते हो मैं समझ गया हूँ। तुम में से आधे अपने काम के लिए फैल जाओ और बाकी आधे अलबीरा की तरफ हमारी रहनुमाई करेंगे। इसके बाद मंसूर बिन अहमद ने फिर अलबीरा शहर की तरफ बड़ी तेज और बर्क रफ्तारी से पेशकदमी शुरू कर दी थी। अलबीरा शहर से लगभग 10 मील के फासले पर मंसूर बिन अहमद ने अपने लश्कर को रोक दिया और अपने मुखबिरों को अपने आगे भेज दिया, ताकि वो मंगोलों से मुताल्लिक ताज़ा तरीन खबरें लेकर आएं। जब मंगोलों का आधा लश्कर शहर से बाहर निकले तब वो उसकी इत्तला करें। साथ ही उसने अपने मुखबिरों को ये भी समझा दिया था कि जब वो शहर से बाहर निकलने वाले मंगोल लश्कर पर हमला आवर हो तो वो अलबीरा शहर के अंदर जगह जगह ये खबरें फैला दें कि जो मंगोल अलबीरा शहर की नवाही बस्तियों में रसद का सामान इकट्ठा करने गए थे, उन पर मुसलमानों के एक छोटे से लश्कर ने हमला कर दिया है। ये खबर जब अलबीरा में मंगोलों के हाकिम को मिलेगी तो यकीनन लश्कर का वो हिस्सा जो उसने शहर में रखा होगा वो भी लेकर वो निकलेगा और लश्कर के दूसरे हिस्से को हमारे हाथों बचाने की कोशिश करेगा। जब वो ऐसा करेगा तो वक्त की आंख देखेगी कि हम मंगोलों का हश्र क्या करते हैं। इसके साथ ही मुखबिर वहां से हट गए, जबकि एक मुनासिब जगह पर मंसूर बिन अहमद ने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया। जब लश्कर ने पड़ाव कायम कर लिया तब मंसूर बिन अहमद शरफुद्दीन कुर्दी और हसामुद्दीन जोकंदार को अपने पास बुलाया। जब वो दोनों उसके पास पहुंच गए तब तीनों एक जगह बैठ गए। इसके बाद मंसूर बिन अहमद ने बारी बारी अपने उन दोनों साथियों पर निगाह डाली, फिर बड़ी राजदारी से दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, जिस मुहिम की इब्तदा हम करने लगे हैं, अगर इसमें हमने कामयाबी हासिल की तो अलबीरा शहर को हम मंगोलों से पाक साफ कर देंगे और मकामी लोगों में से किसी को हाकिम मुकर्रर करके अपनी दूसरी मंजिल पर निकल जाएंगे। तरीक़ाकार ये होगा कि लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम होगा, इसलिए कि हमारे पास बड़ा लश्कर नहीं है। जिस कदर है इसी से काम लेना है। एक हिस्सा मेरे पास रहेगा, दूसरा हिस्सा तुम दोनों भाइयों के पास होगा। साथ तुमसे ये भी कह दूं कि अलबीरा की इस मुहिम को सर करने के बाद हम मकामी मुसलमान जंगजुओं को अपने लश्कर में शामिल होने की तरगीब देते रहेंगे और जिन शहरों मंगोलों ने मजालिम किए हैं यकीनन वहाँ के लोग उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे और हमारा साथ देंगे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो याद रखना, हमारे लश्कर की तादाद भी काफी हो जाएगी। अब मौजूदा मुहिम से निमटने के लिए तरीक़ाकार ये होगा, जब मुखबिर हमें इत्तला देंगे कि मंगोलों का लश्कर, जो उनका आधा लश्कर होगा, अलबीरा शहर से निकलकर नवाही मुसलमानों की तरफ जाएगा, तब मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ उसका रुख करूंगा और उस पर हमलावर हूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं उस लश्कर की बिसात जल्द समेटने में कामयाब हो जाऊंगा। इतनी देर तक हमारे मुखबिर अलबीरा शहर में ये खबरें फैला देंगे कि मंगोलों का जो अलबीरा शहर से निकलकर नवाही बस्तियों की तरफ लश्कर गया है ताकि रसद और जरूरत का सामान हासिल करे, उस पर मुसलमानों के एक छोटे से लश्कर ने हमला कर दिया है। ये खबरें सुनकर यकीनन अलबीरा का मंगोल हाकिम परेशान होगा और लश्कर का वो हिस्सा जो उसके पास होगा उसे लेकर अपने लश्कर के दूसरे हिस्से को बचाने की कोशिश करेगा। उस वक्त तुम्हारा काम ये होगा कि अलबीरा शहर के मगरिब में घात में रहो, और अलबीरा शहर तुम लोगों ने भी देखा हुआ है, मैंने भी। मगरिब में कटी पटी जमीनें हैं जहां घात लगाई जा सकती है और वहीं तुम दोनों अपने हिस्से के लश्कर के साथ रहोगे। जब अलबीरा का मंगोल हुक्मरान शहर की तरफ से निकलकर मेरा रुख करेगा तो तुम दोनों भी अपने लश्कर को लेकर उसके पीछे पीछे रवाना हो जाना। मंगोलों के हाकिम के पहुंचने तक मुझे उम्मीद है कि मैं उसके पहले हिस्से का काम तमाम कर चुका हूँगा। इसके बाद मैं मंगोलों के उस हिस्से से टकराऊंगा जिसकी कमानदारी खुद मंगोल सरदार और अलबीरा का हाकिम कर रहा होगा। इतनी देर में मुझे उम्मीद है कि उनमें से बहुत को अपनी जानें बचाकर निकलना मुश्किल नजर आएगा। साथ ही इस मौके पर मैं ये भी कहूंगा कि जब तुम देखो कि मंगोल कट रहे हैं, चारों तरफ उनकी लाशें बिखर रही हैं और अलबीरा का मंगोल हाकिम शिकस्त उठाकर भागना चाहता है, तो फिर उसे भागने देने के लिए उसकी आसानी के लिए रास्ता दे देना। जब वो भागेगा तो उसके पीछे पीछे हम भी रवाना हो जाएंगे, और जब वो शहर में दाखिल होगा कि महसूर होकर मुकाबला करे तो उसके पीछे पीछे हम भी शहर में दाखिल हो जाएंगे। न सिर्फ हाकिम और उसके लश्करियों का खात्मा कर देंगे, बल्कि अलबीरा शहर के अंदर मंगोलों का कोई और हिफाजती लश्कर भी हुआ या दस्ते हुए तो उनका काम भी तमाम करके अलबीरा पर मकामी सरकर्दा लोगों में से किसी को वहां का हाकिम मुकर्रर करके हम अपनी दूसरी मंजिल का रुख कर जाएंगे। शरफुद्दीन कुर्दी और हसामुद्दीन ने जब मंसूर बिन अहमद की इस तजवीज और मनसूबाबंदी से इत्तफाक किया तब तीनों उठ खड़े हुए।
تاکہ لشکریوں کے کھانے کا اہتمام کیا جا سکے۔ منگولوں کا ایک لشکر البیرا شہر سے نکلا تاکہ شہر کے گرد و نواح میں جو چھوٹی بڑی بستیاں ہیں ان پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے رسد اور دیگر ضروریات کا سامان حاصل کرے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک طوفان ان کی گھات میں ہے۔ چنانچہ منگولوں کا وہ لشکر جب مسلمانوں کے بڑے قصبے کے قریب ہی تھا کہ ایک طرف سے تکبیریں بلند ہوئیں۔ اس موقع پر منگول سمجھ گئے اور جان گئے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر ان کے در پہ ہے، لہٰذا وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اتنی دیر تک منصور بن احمد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تکبیریں بلند کرتا ہوا نمودار ہوا۔ دوسری طرف منگول بھی منصور بن احمد کے لشکر پر معاملہ آور ہو گئے تھے۔ اسی دوران منصور بن احمد کے مخبروں نے البیرا شہر کے اندر اور باہر یہ خبریں پھیلا دیں کہ منگولوں کا جو لشکر رسد کا سامان جمع کرنے کے لیے گیا ہے اس پر مسلمانوں کا ایک لشکر حملہ آور ہو گیا ہے۔ یہ خبر البیرا شہر میں پھیل گئی۔ البیرا شہر میں منگولوں کا جو حاکم اور سربراہ تھا وہ ایک دم حرکت میں آیا۔ البیرا شہر میں جو اس کے پاس لشکر تھا اسے لے کر وہ نکلا، تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اس سمت بڑھا جہاں منصور بن احمد منگولوں کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ منگولوں کا جو سالار نیا لشکر لے کر البیرا سے نکلا تھا تاکہ اپنے لشکر کی مدد کرے، وہ ابھی پہلے لشکر کے قریب ہی پہنچا تھا اور ابھی تک اسے منصور بن احمد پر ضرب لگانے کا موقع نہیں ملا تھا کہ پشت کی جانب سے شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے اور پھر وہ نئے آنے والے منگولوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ منصور بن احمد نے پہلے ہی حملہ آور ہو کر منگولوں کے پہلے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جس وقت البیرا میں منگولوں کا سالار اور حاکم لشکر لے کر آیا تب وہ منگول جو اس سے پہلے منصور بن احمد سے ٹکرا رہے تھے پھر انہیں منصور بن احمد کے مقابلے میں شکست دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بڑے خوش ہوئے تھے، لیکن جب پشت کی جانب سے شرف الدین کردی اور حسام الدین نے خوفناک انداز میں حملہ آور ہوتے ہوئے نئے آنے والے منگولوں کے لشکر کو اپنے ساتھ مصروف کر لیا تھا، تب منگولوں کا وہ لشکر جو منصور بن احمد سے ٹکرا رہا تھا بڑا پریشان ہوا۔ ان کی پریشانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منصور بن احمد نے اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کر دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ لشکر منصور بن احمد کے سامنے سے ہٹ کر اپنے نئے آنے والے لشکر کی طرف آ گیا، جس کی کمانداری البیرا کا حاکم کر رہا تھا۔ اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا، اس لیے جب منگولوں کے دونوں لشکر اکٹھے ہو گئے تب ایک طرف سے شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار پہلے ہی ان پر ضرب لگا رہے تھے، تب دوسری سمت سے زوردار خونی انداز میں منصور بن احمد نے بڑے خوفناک طریقے سے حملے شروع کر دیے تھے۔ اس دو طرفہ حملے کو منگول زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے۔ اتنی دیر تک ان کی بدقسمتی کے منصور بن احمد ان پر تیز حملے کرتے ہوئے ان کے اندر جا گھسا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے نرم زمین میں لوہے کی سلاخ گھس جاتی ہے، اور آخر اپنے خاص دستوں کے ساتھ وہ منگولوں کے لشکر کے وسطی حصے تک پہنچا اور وہاں جو منگولوں کا سالار البیرا کا حاکم اپنے لشکر کو للکار کر ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، منصور بن احمد اس پر حملہ آور ہوا۔ اپنے دوسرے ہی وار میں اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ اپنے سالار اور اپنے حاکم کے مارے جانے پر لہذا زیادہ دیر تک وہ اس دباؤ اور مسلمان لشکریوں کے حملے کی شدت برداشت نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار نے چونکہ سارا معاملہ پہلے سے طے کر رکھا تھا، لہذا جو ہی منگول شکست اٹھا کر بھاگے وہ بھی یکجا ہو کر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ ان کے تعاقب میں لگ گئے۔ منگولوں کی بدقسمتی کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو ان کے پیچھے پیچھے ہی منصور بن احمد اپنے پورے لشکر کے ساتھ داخل ہو گیا۔ ایک بار پھر منگولوں کا قتل عام شروع ہو گیا اور اس طرح البیرا شہر میں منگولوں کا خاتمہ کر کے ایک طرح سے ان کا صفایا کر دیا گیا۔ جب شہر کو منگولوں سے صاف کر دیا گیا تب شہر کے لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر منگولوں پر حملہ آور ہوا تھا اور لشکر کی کمانداری بغداد کا سابق نائب سپہ سالار کر رہا تھا، وہ بڑی عقیدت اور ارادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منصور بن احمد کے ارد گرد جمع ہو گئے اور مصافحہ کرنے کے بعد اس کا شکریہ بھی ادا کرنے لگے تھے۔ چنانچہ منصور بن احمد نے صرف چند روز البیرا شہر میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران اس نے شہر کا نظم و نسق درست کیا اور البیرا کے سرکردہ لوگوں میں سے ایک کو وہاں کا حاکم مقرر کر کے وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ مورخین وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ البیرا شہر ہلاکو خان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، جس کا اسے بڑا دکھ اور صدمہ تھا، لہذا اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے اسے دوبارہ اس شہر کی طرف توجہ دینا پڑی تھی۔ البیرا میں منگولوں کا خاتمہ کرنے کے بعد منصور بن احمد، حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ حلب شہر کی طرف بڑھے تھے، اس لیے کہ برقائی خان کے اپنے مخبر یہ اطلاع دے چکے تھے کہ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ کچھ جنوب کی طرف گیا ہے۔
ताहम उसने 2 बड़े लश्कर तरतीब दिए हैं। इनमें से एक अलबीरा पर हमला आवर होने के लिए भेजा है क्योंकि अलबीरा उसके हाथ से निकल गया था, और दूसरा लश्कर उसने हलब शहर पर हमला आवर होने के लिए रवाना किया है। इन्हीं इत्तलात को सामने रखते हुए मंसूर बिन अहमद ने अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ हल्ब शहर का रुख किया। मंसूर बिन अहमद के हल्ब शहर पहुंचने से पहले ही मंगोलों का एक बहुत बड़ा लश्कर हल्ब पहुंच चुका था। हल्ब शहर का हाकिम उन दिनों एक शख्स सईद बिन लोलू था। उसके पास काफी बड़ा लश्कर था, लेकिन सईद बिन लोलू की बदकिस्मती कि वो अपने लश्करियों का हौसला बुलंद न रख सका। चुनाचे लश्कर लेकर निकला। शहर के नवाह में बकौल मौर्रखीन मंगोलों से उसका मुकाबला हुआ, और इस जंग में मंगोलों के मुकाबले में सईद बिन लोलू को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी बिना पर सईद बिन लोलू अपने लश्कर के साथ हल्ब शहर में मैसूर होकर मुकाबला करने लगा। मंगोलों के हमलों को रोकने लगा था। हल्ब शहर आलम इस्लाम का बड़ा अहम और नामवर शहर था। मुक़द्दसी जैसा मौर्रख लिखता है, हल्ब सबसे अच्छा और पुरलुत्फ शहर है। इसके बाशिंदे महज़ब, दौलतमंद और अक्ल सलीम रखने वाले हैं। शहर खूब आबाद है। इसकी मैदानी सरजमीनों में संगीन इमारतें नुमायां तौर पर देखी जा सकती हैं। इसमें निहायत मुस्तहकम और मजबूत कला मौजूद है, जिसमें पानी का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। खजाना शाही भी इसी किले के अंदर रहता है। बड़ी मस्जिदें शहर के अंदर वाक़ हैं और अहले शहर दरिया का पानी पीते हैं। उमूमन साफ और शफाफ रहता है। मुक़द्दसी मजीद लिखता है कि शहर के 7 दरवाजे हैं: बाब हुमस, बाब रक़ा, बाब दीन, बाबुल यहूद, बाबुल इराक, बाब दारुल बतीख, बाब अंताकिया और बाब अरबाइन। मशहूर मौर्रिख और सयाह नासिर खुसरो हल्ब शहर के मुतालिक लिखता है, हल्ब खुशनुमा शहर है। इसकी फसीलें बड़ी बड़ी हैं, जिनकी बुलंदी लगभग 30 फीट है। इसका मुस्तहकम किला कुल्लियतन चट्टान के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वसअत बकौल खुसरो बल्ख शहर के किले से कम न होगी। वो लिखता है कि हल्ब के सब मकानात एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसी शहर से होकर तिजारती माल शाम और एशियाई कोचक, दियार बकर, मिस्र और इराक के दरमियान आता जाता है। दरअसल बरामद पर महसूल वसूल किया जाता है। मौर्रिख इदरीसी हल्ब शहर के मुतालिक लिखता है कि हल्ब अपने सूबे का सदर मकाम है। ये बड़ा खूब आबाद शहर है। इराक, फारस और खुरासान के रास्ते पर वाक़े है। इसकी बुर्जें संगे सफेद की हैं और कौलीक नाम का दरिया करीब ही बहता है, मगर इसमें पानी कम होता है। इसी से जमीन दोज नालियों के जरिए शहर में पानी पहुंचाया जाता है, जो मंडी, गलियों और मकानों में तकसीम हो जाता है। लोग इसी को पीते हैं और दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं। वो मजीद लिखता है कि हल्ब के किले में उम्दा पानी का एक चश्मा भी है। मशहूर सयाह इब्ने जुबैर भी हल्ब गया। उसने अपने सफरनामे में जो कैफियत हल्ब शहर की बयान की है वो कुछ इस तरह है। वो लिखता है कि इस शहर में बुजुर्गों के आसारे बाकिया बहुत हैं और यहाँ का मजबूत किला मशहूर है। ये कभी खानदाने हमदानियों का शहर था, जिनका दौर खत्म हो चुका है। फिर लिखता है कि शहर के किले के अंदर एक चश्मा है, जिसमें बाअफराद पानी आता है और हौजों में जमा होता है, जिन्हें इसी गरज से बनाया गया है। इन हौजों के गिर्द एक दीवार है। शहर के रुख किले से बाहर गहरी खंदक खोदी गई है, जिससे जायद पानी बह जाता है। किले की दीवारें बुलंद हैं और इनमें बुर्ज बने हुए हैं। सुल्तान की क़यामगाह यही किला है। शहर में वसी और खुशनुमा मंडियां हैं। इन पर चौबी छतें पड़ी हुई हैं। सायादार कूचे, जिनमें कतार दर कतार दुकानें बनी हुई हैं। जामे मस्जिद के हर दरवाजे के आगे दूर तक चली गई हैं और खुद जामे मस्जिद काबिल दीद है और उसका सहन कमाले हुस्न खूबी से संगबस्ता है। इस मस्जिद में 50 से ज्यादा दर हैं। सहन में 2 कुएं हैं। हल्ब का चौबी काम मशहूर है। मस्जिद की मेहराब पर क़िबले से छत तक अबनूस के टुकड़े जोड़कर नक्श बनाए गए हैं। इनसे मेहराब की खूबसूरती दोबाला हो गई है। इसी तरह मिंबर की खुशनुमाई देखने के काबिल है। मस्जिद की मगरबी समत में एक मदरसा और उसके साथ बहुत अच्छा बाग बना हुआ है। इसके मिसल शहर में और भी 4-5 मदरसे और मारिस्तान यानी शिफाखाना है। शहर के बाहर मज़ाफ़ात में बहुत से बाग और सराय हैं। एक छोटा सा दरिया शहर के सामने जुनूब की तरफ बहता है, जिसे कवीक कहते हैं। मौर्रिख याकूत इस शहर के बारे में लिखता है कि हल्ब दारुल खिलाफा है। इसकी आबो हवा निहायत उम्दा है। इस नाम हल्ब का सबब ये बयान किया गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ क़याम के जमाने में हल्ब के मकाम पर अपनी गाय बकरियों का दूध दुहाया करते थे। एक और रिवायत है कि बनी इमालका की 3 बेटियों के नाम हल्ब, हुमस और बरक़ज़ा थे। हर एक ने अपने अपने नाम पर एक शहर बसाया। यही याकूत मजीद लिखता है कि हल्ब के किले में मकाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मगर एक सूक के अंदर यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम के मुए रेश महफूज हैं, जो उसके मुताबिक सन 1044 ईस्वी में मिले थे। किले के जुनूब में शहर का वाहिद कब्रिस्तान है। इसके करीब वो जगह है जिसे मकाम इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं और मुसलमान, यहूदी और नसारा सब इस मकाम की यकसा अकीदतमंदी के साथ ज़ियारत को आते हैं। चूँकि मशहूर है कि इसके नीचे किसी पैगंबर की कब्र है, हक ये है कि हल्ब एक निहायत उम्दा शहर है। ज़राअत के लिए सब मकामात की जमीनों से बेहतर है।
यहाँ कपास, तरबूज, ककड़ी, बाजरा, जवार, अंगूर, खुबानी, इंजीर, जवार और सेब की काश्त होती है और जमीनों की आबपाशी के लिए ज्यादातर बारिश पर दारोमदार होता है। यही मौर्रिख मजीद लिखता है कि हल्ब का कला देखकर आदमी अश अश करने लगता है। ये अपने इस्तेहकाम में 13वीं सदी ईस्वी में ज़रबुल मिस्ल हो गया था। शहर मैदानी इलाके में है, लेकिन बस्ती के वस्त में पूरी तरह मधुर एक पहाड़ी बुलंद होती चली गई है, जिसके पहलू को तराश दिया गया है और उसकी चोटी के ऊपर कला है, जिसकी अमीर खंदकें इतनी गहरी खोदी गई हैं कि जमीन की सोतों तक पहुंच गई हैं। कले के अंदर एक खजाना आब बना हुआ है, जिसमें मुसफ्फा पानी जमा रहता है। अंदर ही एक जामे मस्जिद, घुड़दौड़ का एक मैदान और काफी वसी बाग बने हुए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के फर्जंद अल मुल्क ज़ाहिर ने शहर को अस्सर नौ बनाया और खंदक खुदवाई थी। अबुल फिदा जैसा मौर्रिख इस शहर के मुतालिक लिखता है कि हल्ब निहायत कदीम शहर है। इसका कला बहुत बुलंद और महफूज बना हुआ है। यहाँ मकाम इब्राहिम की जियारत होती है। बस्ती के बराबर क़ुयूक़ दरिया गुजरता है। फिर भी हल्ब में बहुत कम बाग हैं और इराक से सरहदी कलों को जो सड़क जाती है, हल्ब उस पर वाक़ है। क़िसरीन शहर से 12 मील के फासले पर है। मशहूर सियाह इब्ने बतूता भी हल्ब गया। वो इसे वसी और शानदार शहर बताता है। वो लिखता है कि इसमें 2 कुएं हैं जिनमें कुदरती चश्मे से पानी आता है। किले के गिर्द 3 बुर्ज हैं। यहाँ के अच्छे मकामात में मकाम इब्राहिम है। खुद शहर को भी नस्ब इब्राहिम कहते हैं, यानी यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहते थे और अपने भेड़ बकरियों का दूध गरीबों को मुफ्त देते थे। इब्ने बतूता मजीद लिखता है, हल्ब का बाजार बहुत अच्छा और खूबसूरती में बेनजीर है। ये जामे मस्जिद के चारों तरफ पे है। दुकानों की कतारों के बीच में जो रास्ते बने हुए हैं वो मस्जिद के दरवाजे की तरफ आते हैं। ये मस्जिद दुनिया की बेहतरीन मसाजिद में शामिल है। इसके सहन में पानी का हौज है। इर्द गिर्द निहायत नफीस तालाब बना हुआ है। मस्जिद का मिंबर अबनू से आज की कारीगरी का एक एजाज है। हल्ब में एक मारिस्तान यानी शिफाखाना और कई बड़े मदरसे हैं और शहर के बाहर वसी मैदान में मेवाजात के दरख्त, बाग और फल बोए जाते हैं। मंसूर बिन अहमद अपने लश्कर के साथ अभी हल्ब शहर से लगभग 20-25 मील फासले पर होगा कि सामने की तरफ से 2 घुड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए। करीब आकर वो रुके। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर मंसूर बिन अहमद और हसामुद्दीन जौकंदार जो अपने लश्कर के आगे थे उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। फिर उनमें से एक बोला और मंसूर बिन अहमद की तरफ देखते हुए कहने लगा, खुदा झूठ ना बुलवाए, अगर मैं गलती पर नहीं तो आप मंसूर बिन अहमद हैं। मंसूर ने जब असबात में गर्दन हिलाई तब उसने खुशी का इजहार किया। फिर कहने लगा, फिर मुझे हल्ब के हाकिम सईद बिन लोलू ने भेजा है। शायद आपको अभी तक खबर हो गई हो। सईद बिन लोलू के पास एक खासा बड़ा लश्कर हल्ब शहर के अंदर मौजूद था, लिहाजा वो इसी खुशफहमी में था कि इस लश्कर के जरिए वो मंगोलों को मार भगाएगा। लेकिन सईद बिन लोलू को जंग का कोई खास तजर्बा नहीं है। इसकी बिना पर वो अपने लश्करियों का हौसला बुलंद न रख सका और उन्हें बेहतर अंदाज में मंगोलों के मुकाबले में इस्तेमाल न कर सका, जिसकी बिना पर उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसके नतीजे में अब वो शहर के अंदर महसूर हो चुका है और मंगोल लश्कर ने शहर का मुहासरा कर लिया है। अगर चंद दिन तक मजीद मुहासरा जारी रहा तो सईद बिन लोलू मंगोलों के सामने हथियार डाल देगा और चूंकि सईद बिन लोलू ने मंगोलों से टकराने की जुर्रत की है, लिहाजा शहर में दाखिल होकर मंगोल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बिना पर सईद बिन लोलू ने मुझे आपकी तरफ भेजा है कि आप हल्ब की मदद करें और मंगोलों पर हमलावर होकर उनका कत्लेआम करें ताकि वो हल्ब शहर का मुहासरा तर्क कर दें। यहाँ तक कहने के बाद आने वाला जब खामोश हुआ तब मंसूर बिन अहमद मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर तुम दोनों सईद बिन लोलू का पैगाम ना भी लेकर आते तब भी मैं तुम पर इंकशाफ करूं। मैं अपने लश्कर के साथ हल्ब ही की तरफ जा रहा हूं। फिर मैं देखता हूं जिन मंगोलों ने शहर का मुहासरा कर रखा है वो कैसे पीछे नहीं हटते, कैसे शहर का मुहासरा तर्क नहीं करते। मेरे अजीज, मैं और मेरे लश्करी अलबीरा शहर की तरफ से आ रहे हैं। अलबीरा शहर में मंगोलों का जिस कदर लश्कर था उसका हमने हिस्सा पाक कर दिया है और शहर पर अलबीरा ही के एक सरकर्दा शख्स को हाकिम मुकर्रर कर दिया है। खुदावंद कुद्दूस ने चाहा तो हल्ब में भी मामला कुछ ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मंसूर बिन अहमद की तरफ से ये जवाब सुनकर सईद बिन लोलू की तरफ से आने वाले दोनों कासिद खुश हो गए थे, लिहाजा मजीद पेशकदमी जारी रही। 10 मील का फासला उन्होंने मजीद तय किया होगा कि मंसूर बिन अहमद के पास उसके मुखबिर पहुंच गए। उन्होंने ये इत्तला दी कि मंगोलों के लश्कर को आपके आने की इत्तला हो चुकी है। वो शहर का मुहासरा तर्क करके एक जगह पड़ाव कर चुके हैं और जमकर आपसे मुकाबला करने का इरादा कर चुके हैं। वो शहर से जरा पीछे हट गए हैं चूंकि उन्हें खबर हो चुकी है कि मुसलमानों का एक लश्कर जिसकी कमांदारी मंसूर बिन अहमद कर रहे हैं उनकी तरफ पेशकदमी कर रहा है। लिहाजा वो शहर से जरा फासले पर इसलिए हट गए हैं कि जब आपके साथ उनका टकराव शुरू हो तो कहीं हल्ब का हाकिम सईद बिन लोलू अचानक शहर से निकलकर उनकी पुश्त या पहलू पर हमलावर होकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। ये सारी तफसील जानने के बाद मंसूर बिन अहमद ने अपने मुखबिरों का शुक्रिया अदा किया।
پھر سعید بن لولو حاکم حلب کی طرف سے آنے والے ان دونوں قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم فی الفور یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد سعید بن لولو کو میرا سلام کہنا، اسے کہنا کہ میں شہر کے باہر منگولوں سے ٹکراؤں گا، اس دوران وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے اندر ہی محفوظ رہے۔ منصور بن احمد کا یہ پیغام لے کر سعید بن لولو کے وہ دونوں قاصد وہاں سے روانہ ہوئے اور اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے حلب کا رخ کر رہے تھے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔